हेलो, अभी कक्षा 9th E के बच्चों द्वारा प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही थी, आपने उसको सुना। अभी आप यहाँ बैनर लगा हुआ देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, विद्यार्थियों के लिए शासन की महत्वपूर्ण योजना, जिसके अंतर्गत समय समय पर करियर और मोटिवेशन के लिए वक्ता को बुलाया जाता है। इसी क्रम में आज हमारे बीच भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर श्री महेश पाटीदार सर उपस्थित हैं। उत्कृष्ट विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई बनाते हुए मैं आदरणीय जोशी सर को आमंत्रित कर रहा हूं, शब्दों से सर का स्वागत करें। धन्यवाद जी साहब। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं के बाद हमें कौन कौन से क्षेत्र में और कहां पर हमको रोजगार मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इसके लिए हमारे यहाँ पर शिक्षिका सुरभि मैडम इसके प्रभारी हैं, जो समय समय पर आपको करियर के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा जो हमारी पेट्रोल पंप पे है, उसके मैनेजर साहब महेश जी पाटीदार हमारे बीच आए हैं, जो आपको बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। सर भी छोटी सी तहसील जावत तहसील के रहने वाले हैं और एक छोटे से प्लेस से निकलकर और इतनी बड़ी ब्रेन में आने का उनका जो सफर है वो वास्तव में अद्वितीय होगा। मैं ऐसे महान व्यक्ति को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। श्री पाटीदार सर आए और बच्चों का मार्गदर्शन करें। श्री पाटीदार सर। धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। करियर तो कई जगह मिलता है, यहाँ एक बैनर लगा हुआ उसमें भी बना हुआ है कि क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन उसके लिए प्रेरित होना और हमेशा सही दिशा में निर्णय लेना वो भी बहुत जरूरी होता है। आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले स्कूल का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म मिला आप सभी से बात करने के लिए। बात को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ जानना चाहूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी अगले कुछ समय तक हम चर्चा करें, बातचीत करें, ये दोनों तरफ से हो। मैं यहाँ आकर कोई ऐसा प्रिंसिपल या कोई थ्योरी नहीं है जिसको बता देंगे तो उससे कुछ परिणाम प्राप्त हो जाएगा, पर इस रास्ते पे आगे बढ़ के अपने गोल पे कैसे पहुंचा जा सकता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या मेहनत करनी चाहिए, हम वो चीजों को जरूर यहाँ पे विस्तृत से चर्चा करें। राम राम। धन्यवाद। जस्ट अब एक सवाल पूछता हूं मैं। कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ ने जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों? कोई भी बैठे बैठे हाथ खड़ा करके बोलिए। आप भूल जाइए स्कूल में बैठे हैं, कोई परीक्षा चल रही है, कोई आपको जज कर रहा है कि आपके जवाब पे कोई हंसेगा, क्या करेगा, सब चिंता छोड़ दीजिए। जो मन में आता बताइए। जिसने जवाब दिया क्यों दिया और जिसने नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया। अरे बोलिए, बस बातचीत कर रहे हैं, आप सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे कोई कुछ आपको जज नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। फिर हम चर्चा को आगे कैसे बढ़ाएंगे आप लोग सोचता हूं। कोई कहीं बैठा है, कोई आगे बैठा, कोई पीछे बैठा है, क्यों बैठा है? किसी ने सवाल किया या कुछ बताया गया है कि ऐसा ही बैठना है? बताया गया, तो ऐसा क्यों किया गया? किसी ने सोचा है?
मेरे सवाल पूछने का एक ही कारण है कि आप लोग भी सवाल पूछें। सवाल पूछने से जिज्ञासा होती है और आपको चीजें पता चलती है कि कोई चीज ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, और ऐसा होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रूटीन में, लाइफ बन गई है, उठते हैं, रूटीन है, तैयार होते हैं, स्कूल आते हैं, जो सेशन आता है पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, साल पूरा होता है, रिजल्ट आते हैं, अच्छे आते हैं, नंबर बहुत अच्छे आते हैं, कभी कम अच्छे आते हैं, अगली क्लास में जाते हैं। एक रूटीन सा चल रहा है। जो मुझे जानकारी है 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि 11-12 साल से आप सभी स्कूल आ रहे हैं। किसी ने पलट के सोचा कि हम स्कूल ही क्यों आते हैं? विचार तो आया होगा जब सर्दियों में सुबह जल्दी नहीं आ रहा है तो उसके जीवन में क्या फर्क गिर रहा है, और आप स्कूल आ रहे हैं तो आपके जीवन में क्या फर्क गिर रहा है? कहीं कुछ सोच आया, विचार आया कि ये सवाल का कुछ जवाब होना चाहिए हमारे पास। चलिए, मेरे हिसाब से आप सब लोग जवाब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बीच बीच में जवाब दें, नहीं तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं बात कर रहा हूं और बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो बात करने में मेरे को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। दिशा सही है या नहीं है? एक और सवाल पूछना चाहूंगा। मैं स्कूल में जैसे एंटर किया या हॉल में कहीं पे भी वॉक किया, बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए हैं, स्लोगन बोल रहे हैं या कुछ उच्च विचार बोल रहे हैं। कोई एक व्यक्ति उच्च विचार जिसके ध्यान में हो या जिससे बहुत ज्यादा प्रेरित हो, कोई स्टूडेंट बता सकता है? हेलो सर, हमारे स्कूल में फ्रंट में पीछे ही एक लिखा है, अगर जिसने सोच लिया कि अगर वो हार गया, तो फिर उसकी हार निश्चित ही है। अगर उसने सोचा कि अगर मैं मेहनत करूं, अगर आत्मविश्वास मेरे में है, तो अगर वो जो भी उसका सपना है वो हमेशा जीत सकता है उस सपने को। बहुत बढ़िया। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा और मेरा यह मानना है कि बहुतों को पता है, एक से ज्यादा स्लोगन्स जो लिखे हुए हैं सभी को पता है। जब मैं स्कूल में छोटा था, मंदिर भी जाते थे, वहां पर भी कुछ लिखा होता था, स्कूलों में भी लिखा हुआ है। बहुत बार हम वो चीज पढ़ते हैं पर बहुत कम बार उसका पीछे जो अर्थ है वो उतनी गहराई तक हम समझ नहीं पाते हैं। जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तब ये चीज का रियलाइजेशन होगा कि इन शब्दों का महत्व क्या है। और जो सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब देना नहीं देना, मेरा यह मानना इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। जिस तरीके से हमारा अपब्रिंगिंग होता है, मीन्स बच्चों का जैसे बचपन होता है और उसके बाद में परिवार में अपब्रिंगिंग होता है, जॉइंट फैमिली होता है तो कैसा होता है, स्कूल में होता है, दोस्तों के बीच में होता है। तो अधिकतर मेरा यह मानना कि अगर मेरे को कोई सवाल पूछ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन मतलब बच्चा सहम जाता है कि मैंने कुछ गलत करा है, अब मैं इसके बचाव में क्या जवाब दूं। तो ऐसा कभी ना सोचे, आप सभी बिंदास रहिए। सवाल पूछा है, सवाल का जो जवाब होता है बेबाक दीजिए। आप सही हैं, सवाल का जवाब भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो भूमिका के लिए जरूरी है। मेरा नाम महेश पाटीदार है, रहने वाला प्रॉपर जावा से हूँ और फैमिली बैकग्राउंड यहाँ वैसे लोकल में सभी को आइडिया ही रहेगा, पाटीदार कृषक होते हैं। तो उस समय पे भी मिस एक आप आज से पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे चले जाइए। आज जो व्यवस्था में है उससे पुरानी पीढ़ी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उससे पहले चले जाएंगे और भी कम थे। तो समय के साथ रिसोर्सेज सुविधाएं बढ़ रही है, पर उन परिस्थितियों में भी चीजें करना निकलना एक मायने रखता है। तो आज भी इस पूरे सेक्शन में मैं मोटा मोटा ये मानता हूं, केवल हाथ खड़ा करना, मैं किसी से नाम या वो भी नहीं चाहता हूं। कितने स्टूडेंट्स की फैमिलीज बिजनेस फैमिलीज है, मीन्स जो व्यापार में जुड़ी हुई है? ठीक है, गुड। एक दूसरे को नहीं देखिए सीधा सीधा जवाब। आप दूसरे को क्यों जज करते हैं? और कोई आपको देख रहा है तो आपको चिंता नहीं करना, मैं दोनों चीज बोलूंगा।
दूसरा, कितनी फैमिलीज में पेरेंट्स सर्विस में हैं? ठीक है, गुड। देखिए, मोटा मोटा जो मेरे को समझ में आया, बिजनेस में 15% मान लेते हैं और सर्विस में भी 20 मान लेते हैं, तो मोटा मोटा 30% में बिजनेस और सर्विस क्लास। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये सवाल क्यों किए और किस दिशा में सवाल का अर्थ जाता है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट का जो स्वभाव बनता है या जो उसकी स्किल डेवलपमेंट होती है, इसमें अपने फैमिली बैकग्राउंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप नॉर्मल कोर्स में भी देखिए, कोई बिजनेस फैमिली से आता है तो उनको कहीं जोड़ घटाव, नफा नुकसान, फायदा, रुपया सैकड़ा ब्याज, 10 रुपए मैं क्यों दूं, मेरे को 12 नहीं मिलेगा, या मैं 10 लगाऊंगा तो 12 मिलेगा नहीं मिलेगा, ये माहौल में देखते देखते वो चीजें सीख गए हैं। सैलराइड फैमिलीज में से कोई स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तो उनको ये पता है कि उनको मार्गदर्शन पढ़ाई को लेकर या आगे की तैयारी को लेकर इन चीजों की अवेयरनेस ज्यादा रहती है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है कि आप कहां से आ रहे हैं। पर इसके साथ ये बात भी उतना ही महत्व रखती है कि हम कहीं से भी आ रहे हो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पूरा आप पे निर्भर करता है। आप किसी से, अगर आपके फैमिलीज में से कोई बड़े हो जो सर्विस में हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी को भी पूछिएगा। ये मेरा मानना है कि जैसे हम भी क्लास में रहे, सपोज करिए जो अगर मैं पलट के देखता हूँ मेरी 12th क्लास को, तो स्कूल में भी एक ट्रेंड रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा टॉप करते हैं क्लास में, चाहे वो 8th में रहे तब भी टॉप किया, 9th में भी टॉप किया, और कुछ बच्चे एवरेज रहते हैं। तो ये पैटर्न रहता ही रहता है। डाउन द लाइन जब मार्केट में जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम हम देते हैं, तो वहां पर इस पैटर्न में चेंज आ जाता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे सारे टॉप कर रहे हैं वो वहां पर भी बेस्ट करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे क्लास में मार्क्स में पीछे रह गए वो लाइफ में आगे कुछ ना कर पाए। और कभी कभी रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग मिले हैं। कोई स्कूल एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नंबरों से रहा है, बट कंपटीशन वर्ल्ड में बहुत अच्छी जॉब पे नहीं पहुंच पाया है। इसी के विपरीत कोई स्टूडेंट स्कूल में पूरा लाइफ एंजॉय करा है और बहुत अच्छी पोजीशन पे गया है, अच्छी जॉब मिली है, अच्छी सर्विस में है। तो ऐसा बात वही है कि ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है और ना ही किसी का हक है कि यही कर सकता है। अब ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, मींस आप सभी पे निर्भर करता है कौन करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता है। कोई स्टूडेंट जिसके मन में कोई लक्ष्य नहीं है, या जो नहीं चाहता है नौकरी करना, या उसकी इच्छा नहीं है कि मेरे को नौकरी करना है, या वो नहीं समझता कि मेरे को पढ़ने की जरूरत है, तो उसके लिए चाहे उसके फैमिली वाले उसको बेस्ट कोचिंग करवा दे, गाड़ी दिला दे, लैपटॉप दिला दे, सारी सुविधाएं अवेलेबल करा दे जो पढ़ाई बेहतर करने के लिए मदद कर सकती है, पर उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, तो परिणाम मेरे को नहीं लगता कि उतने सेटिस्फैक्टरी मिलेंगे। दूसरी तरफ कोई स्टूडेंट गांव से आता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, पर उसको अपनी परिस्थिति पता है कि अगर वो खुद भी मेहनत नहीं करेगा तो जीवन आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। वो मेहनत करता है, अच्छे परिणाम लाता है और अच्छी जगह पहुंचता है। तो अभी तक की जितना भी चर्चा हुआ, इसको समराइज में एक ही सेंटेंस में करना चाहूंगा। आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पास कितनी सुविधाजनक चीजें हैं, आगे बढ़ने के लिए कितनी सपोर्टिंग रिसोर्सेस है या नहीं है, ये सब मैटर करते हैं, पर ये उतने मैटर नहीं करते कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आप कर जाएंगे, और परिस्थितियां, मेरा यह मानना है, कभी भी किसी के लिए भी पूरी तरीके से उसके साथ नहीं होगी। आप जब मार्केट में जाएंगे, एक कंपटीशन एग्जाम निकालना भी बहुत बड़े चैलेंजिंग है। उदाहरण के लिए जस्ट एक एग्जाम का बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम होता है, जो डायरेक्ट ऑफिसर लेवल पर एंट्री होती है बैंक में। मोटा मोटा ये मानिए कि हर साल ये एग्जाम होता है, और अभी इस साल की वैकेंसी कुछ 700 के आसपास निकली है।
कोई अंदाजा लगा सकता है कि कितने लोगों ने इस एग्जाम को देने के लिए फॉर्म भरे होंगे? अंदाजा, वापस कोई जजमेंट नहीं, जो समझ में आता है कुछ भी अंदाजे से बताइए कितने लोगों ने परीक्षा दी होगी। जोर से बोलिए, वैसे भी मेरे को चेहरे याद नहीं है, किसी की सवाल जवाब कोई इच्छा नहीं है। कितना? खड़े होके बोलो। जोर से बोलिए ना आप, मैं वही बोल रहा हूं। देखिए जवाब में कोई फर्क नहीं गिरता। सर 5 लाख। गुड। कोई और बताना चाहेगा? कुछ 4-5 जवाब सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे 8 लाख कहीं सुनने में आया मेरे को। और 15 लाख, ठीक है, गुड। और चलिए, मेरे को उत्तर समझ में नहीं आया बट ये अच्छा लगा, काफी लोग बोल रहे हैं। गुड। रफली 18 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरे थे। तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि एक सिलेक्शन के आगे 3000 रफली कैंडिडेट खड़े हैं। तो आपको 3000 में से एक आदमी निकलना है, तो एक आदमी का सिलेक्शन होगा। ये तो हो गया पहला चीज। आपको कोई भी उद्देश्य है तो मेरा मानना पहले उसकी क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। जैसे मैं सवाल तो और भी पूछूंगा पर जवाब नहीं आएगा, बट ठीक है, आप सोचना जरूर इन बातों पे। 11th और 12th के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जो मेरा मानना है आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज करे होंगे, हमने भी चूज करे थे। पलट कर सोचते हैं तो आज भी पता नहीं कारण कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों लिया था। आप लोगों ने भी काफी ने, किसी को गाइडेंस मिला होगा, किसी की इच्छा शक्ति भी रही होगी, किसी ने देखा होगा कि मेरा दोस्त भी इस सब्जेक्ट को ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूं, और इसी तरीके से डिफरेंट सिलेक्शन रहा होगा। तो अब देखिए कि अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने पीसीएम लिया है तो पीसीएम के बाद में क्या लाइन ओपन होती है, फिर उसके आगे क्या होगा, शायद उस लेवल पे उतना नहीं सोचा होगा। तो ये बात का जिक्र करने का महत्व ये था कि हम कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ जाना है। कंपटीशन एग्जाम में आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, मतलब क्या बनना है। जो बचपन में भी आजकल हम 8-10 साल के बच्चे को भी पूछ लेते हैं मजाक मजाक में, वो भी मूवीज या आसपास जो अच्छा लगता है या उसको लगता है कि ये अंकल की नौकरी अच्छी है तो मैं भी ऐसी बनना चाहूंगा, तो ऐसा भी होता है। तो आप जो भी सोचें या अभी तक नहीं सोचा है तब भी कोई बात नहीं, बहुत देर नहीं हुई, पर सोचे जरूर, हर चीज को सोचे। सोचने से बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, और क्या प्रयास करने हैं उससे आपको भी क्लैरिटी आएगी। यहां तक तो हो गया एक बात। अब जो हमारा पुराना पॉइंट था कि एक सिलेक्शन के लिए 3000 लोग हैं, तो अब ये 3000 लोग इसी स्कूल के नहीं हैं, क्योंकि एक स्कूल में मेरा यह मानना है कि स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर अगर लोकल स्कूल है तो मोस्टली मेरा यह मानना है कि अधिकतर बच्चे 80% स्टूडेंट लोकल के होंगे, और बहुत सारे शुरू से आपको 8 साल 10 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो आपका सभी का लेवल मोर और लेस में मान के चलता हूँ कि एक ही रहेगा। पर जब कंपटीशन एग्जाम होती है वो पैन इंडिया होती है, उसमें बड़ी सिटीज का बच्चों का लेवल डिफरेंट रहेगा, गांव के बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो उनका लेवल अलग रहेगा। पर फाइनल सिलेक्शन वो डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से स्कूल से आते हैं, कौन से शहर से आते हैं, या आपका नाम क्या है। वो इस पे मैटर करेगा कि आपने परफॉर्म कैसा करा है, आपने उस एग्जाम में कितना बेहतर रिजल्ट दिया है, ये चीज मायने रखेगी। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े लेवल पर है। मैं आपको मतलब कंपटीशन बताकर निराश नहीं करना चाहता, बट ये क्लैरिटी देना चाहता हूं कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं सर्विसेज को लेकर आगे, तो आप चीज की रियलिटी समझें और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें। दूसरा पॉइंट था ओनली एकेडमिक्स। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन डेफिनेटली आपको प्लेटफॉर्म देगा, एलिजिबिलिटी देगा एग्जाम में बैठने के लिए, बट ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन बहुत रेयरली होता है, अनटिल अनलेस वो प्योरली टेक्निकल हो। इवन यूपीएससी एग्जाम, आईएएस आईपीएस एग्जाम का भी अगर किसी ने थोड़ा देखा होगा तो वहां पे भी सब्जेक्ट सिलेक्शन का चॉइस मिलता है। तो
तो ऐसा क्यों होता है? सब्जेक्ट डेफिनेटली एक लेवल तक आपके नॉलेज को जज करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए होता है, बट मायने सब्जेक्ट नॉलेज मैटर नहीं करता है। तो फिर क्या मैटर करता है? अगर स्कूल की पढ़ाई भी पूरी तरीके से मैटर नहीं कर रही है, कॉलेज की पढ़ाई भी मैटर नहीं कर रही है, आप एग्जाम के लिए कोई अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी मैटर नहीं कर रहा है, तो क्या मैटर करेगा? डिफरेंस कहां होगा? सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा ये कौन तय करेगा? या किस पैरामीटर किस आधार पे तय होता है? चलिए, लगता है शायद बहुत गंभीर विषय हो गया है, थोड़ा सा लाइट बना। मूवीज देखते हैं आप में से कोई? चलिए, बड़ा अच्छा लगा, काफी लोग देखते हैं। किसी ने ये मूवी देखा है 12th फेल? बहुत अच्छा लगा। अब इसमें से कोई एक भी खड़ा होकर हमें बता दे उस मूवी में क्या अच्छा लगा है और मूवी देखकर आपको क्या फील हुआ है, क्या सीखने को मिला? खड़ा होकर एक आदमी, क्योंकि ये महत्व वाला सवाल है, इसलिए इसका जवाब अच्छे से शांति से सुनना चाहूंगा। नमस्ते सर। सर, 12th फेल मूवी में हमको यूपीएससी और आईपीएस आईएएस के बारे में जानने को मिलता है। उसमें चीज़ें ये अच्छी लगी कि केवल नॉलेज होना ही सफिशिएंट नहीं है, हमको सोशल होके लोगों की प्रॉब्लम को समझना ये भी आना चाहिए। साथ ही साथ में एक ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हमको कुछ करके दिखाना है। जैसे जो मनोज कुमार थे, उन्होंने दुष्यंत जी से ये देखा कि किस तरीके से हमको लोगों की सेवा करनी है और न्याय को दिलाना है, और इस चीज को देखते हुए वो उस एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में आए, उन्होंने पढ़ा और आईपीएस तक गए और वो अचीव भी किया। तो वो जज्बा होना चाहिए, और साथ ही साथ में पढ़ाई तो जरूरी है ही सही, लेकिन साथ ही साथ हमको सोशल होके लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना, देखना और उसको सॉल्व करना, ये सब भी आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत अच्छा बताया। उसमें मैं केवल इस मूवी पे एक छोटा सा अपना व्यू पॉइंट भी रखना चाहता हूँ। जैसे मूवी में देखा होगा, जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है मनोज कुमार, वो बहुत बैकवर्ड एरिया अपने एमपी का ही उसमें बताया गया है, चंबल एरिया से बिलोंग करते हैं, और परिवार बहुत ही, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और स्ट्रगल बहुत है। शायद ये माहौल को आज की पीढ़ी में कुछ लोग रिलेट कर पाए, पर पुराने समय पे ऐसा अनुमान, मतलब मैक्सिमम या एवरेज में बोल सकते हैं, आधे लोगों के साथ उन्होंने ऐसा दौर से गुजरे हैं। जब परिवार में, अब जैसे वो मनोज कुमार जी बाहर निकले हैं पढ़ाई कर, उनको ये भी नहीं पता था, शुरू में कोई दूसरे एग्जाम के लिए निकले, पता चला कि गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया, फिर उसके साथी बोलते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आईपीएस बनूंगा, तो ये भी बस बातों बातों में बोल देते हैं मुझे भी बनना है, पर अब ये भी नहीं पता बनना क्या है और कैसे बनना है। तो ये देखकर हमें क्या लगता है, एक तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर परिवार में आसपास में कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, बट आदमी के अंदर एक इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है। एक तो ये हो गई इच्छा शक्ति। अब दूसरा सामाजिक दबाव, उसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। इनके केस में जैसे घर परिवार सभी के बीच में ये था कि हमारा बच्चा बाहर गया है तो कुछ नाम कमा के लौटेगा, पूरा परिवार आस लगाए बैठा है। कुछ फैमिली के सेक्रीफाइसेस भी थे, फीस को लेकर, या जो भी बेस्ट फैमिली सपोर्ट दे सकती थी पैसे का, वो सपोर्ट भी दिया है। इसके बाद फील्ड में जाते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस आता है लैंग्वेज का, आपकी स्कूलिंग लैंग्वेज का, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो वहाँ पे कंपटीशन में भी एक नॉर्मली जो बताया गया था कि हिंदी मीडियम लोगों का सिलेक्शन कम होता है कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम, बट वहाँ पे भी सर्टेन सेक्शन ऑफ हिंदी मीडियम ग्रुप रहता है, वो बच्चे भी अपनी तैयारी करते हैं। कंपटीशन में जब वो कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वो डिफरेंस वहाँ पे बेसिकली दिख जाता है कि कौन बच्चा किस लेवल की तैयारी करके आया है या किस लेवल पे मुकाम पे खड़ा है।
और इसमें ये भी देखिए, जब मनोज कुमार फाइनली जहाँ एग्ज़ाम तक फाइनल सिलेक्शन होता है, तो यूपीएससी में पहले प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, एक सीक्वेंस है पूरा। तो इनिशियल उनके 3 अटेम्प्ट्स में पहले वो सक्सेस नहीं होते हैं, 4th एंड लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। इंटरव्यू में पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आप 12th फेल, जबकि वहाँ पे सारे कैंडिडेट आए थे, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस स्कूल से आए थे, जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। इनको सवाल इंटरव्यू में किया गया कि आप 12th फेल हैं, क्यों फेल हो गए थे? उन्होंने सच बताया, जो कि बड़े हिम्मत का काम है। पता नहीं 10 मिनट का रहेगा, आप यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, केवल वो 10 मिनट का इंटरव्यू भी देखिए, वो इंटरव्यू में कैसे फेस किया है। सच बोलने के लिए वास्तव में हिम्मत चाहिए। आप बहुत सारे इंटरव्यू अगर आगे देंगे तो हमेशा ये मन में रहता है कि हम अपना बेस्ट बताएं, और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर मेरा कोई वीक पार्ट है तो मैं उसको कवर अप करता हूं, मैं उसको छुपाता हूं। रास्ते में खड़े अगर मैंने किसी को टोंट मारते हुए अगर ये बोल दिया, अरे तुम तो गांव से आते हो, तो एकदम से बच्चे सहम जाते हैं, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग वैसा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया कि मैं गांव से आता हूँ या छोटे शहर से आता हूँ। पर इसमें क्या गलत है, आपने कभी सोचा है? कुछ भी गलत नहीं है। सामने वाला आपको लेकर क्या सोच रहा है ये मायने नहीं रखता है, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। गांव से होना कुछ गलत है, किसी फैमिली से होना कोई गलत है? आपकी फैमिली बिजनेस कर रही है, सर्विस कर रही है या क्या कर रही है, उससे कोई फर्क गिरता है? नहीं गिरता। आप इन चीज़ों को लेकर अपनी साइकोलॉजी मत डिफाइन करिए। आपको जो काम पे फोकस करना है आप उस पे फोकस करिए। आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, आपके शिक्षक भी यही चाहते हैं। आगे कैसे बढ़ना है उस पे फोकस करिए। गांव से आते हैं तो बिंदास बोलिए कि हाँ आते हैं, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से हैं, इससे फर्क नहीं गिरता। पर इससे बेहतर कैसे बनना है उससे फर्क गिरता है। और ये चीज जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। मन में ये ठान लिया कि नहीं, मेरे पास स्कूल में घर पर बैकग्राउंड नहीं है तो मैं कभी क्लास में अच्छे नंबर नहीं ला सकता, ऐसा नहीं है। मेरे को आज भी याद है, मेरे प्राइमरी स्कूलिंग में, मतलब मैं दूसरे का नहीं बोलूँगा, मैं अपनी बात करूँगा, मेरी रैंक क्लास में हमेशा पीछे से 3 या 5 में फिक्स रहती थी। ऐसे ही चलता था, क्योंकि प्राइमरी मेरे को भी नहीं पता था, घर वाले सपोर्ट करके हमें स्कूल भेज देते। मेरे लिए ऐसा मानना है कि तब हमें पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है, बट जाते थे और चल रहा था वो बेटर। मुझे आज भी याद है, मेरी 5th क्लास में, पता नहीं यार जो भी माहौल बना, या बड़ी दीदी पढ़ती थी साथ में, हमने भी पढ़ना चालू किया, और ऐसा कुछ आज भी याद नहीं कि हमें किसी ने बोला पढ़ो, या मुझे ऐसा पता हो कि नहीं मेरे को पढ़ के अच्छे नंबर लाने हैं, ऐसा याद नहीं है। बट ठीक है, पढ़ाई करते थे रूटीन बेसिस पे। वो एक क्लास थी जब मेरा फर्स्ट टाइम 10th रैंक आया था क्लास में, बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत सारे फेज आए, फिर इम्प्रूवमेंट भी होता गया। फिर एक क्लास ऐसी आई जिसमें हमने थोड़ा और भी बेहतर किया, तो जो फिर एक बार टेस्ट लग गया कि नहीं अच्छा लगता है पढ़ने से। और ऐसा कुछ नहीं, देखिए स्कूल में नंबर लाना, जब मैं पलट के देखता हूँ, हालांकि तब हमें भी नहीं पता था, सबसे आसान है। अब पूछिए कैसे आसान है? अगर आप थोड़ा सा सोचें, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर होंगे, और उन चैप्टर को ही पढ़ना है और उसी में से क्वेश्चन है। अगर आपको कोई बता दे कि ये चैप्टर पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन आएगा, अब क्या मुश्किल है ये बताइए आप? पर हमने उस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। हम आधी तैयारी करते हैं, कुछ चैप्टर पढ़ लेते हैं, कम मेहनत करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होता। लास्ट में तो जो रूटीन में नहीं पढ़ रहे हैं, लास्ट में जाते हैं तो मुश्किल होता है, चीजें याद कम रहती है, स्कोरिंग कम होता है। पर एक बार ट्राई करके देखिए, रूटीन बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, दिन का आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है स्कूल में नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं। तो इस बात से क्या निकल के आया? कंसिस्टेंसी। आप 5 दिन पहले उठेंगे और एक घंटे भी नहीं सोएंगे और सोचेंगे स्कोर हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। बजाय इसके कि आप रूटीन बेसिस पे पढ़ाई करें तो आपके इंप्रूवमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। कंसिस्टेंसी आप हर चीज़ में रखना जरूरी है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं
तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसकी तरफ बेहतर के तरफ कदम बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो पहला मुद्दा जो सबसे ज्यादा मायने रखेगा आपके कंपटीशन एग्जाम में, आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एग्जाम सिलेक्शन मैं क्यों कर रहा हूं, ये करने से क्या होगा, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, और इन ड्यू कोर्स अगर उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ग्रेजुएशन इसमें करना है तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। जैसा 12th क्लास में भी मूवी में भी बताया गया, स्कूल से बाहर जाएंगे, मैं सभी ऐसा समझिए कि हम, मैं ये परिभाषा एनालॉजी डिराइव करना उचित होगा या नहीं होगा, मैं उतना उचित मैं नहीं जानता, बट मैं जैसे बात को पुटअप करने के लिए बोल रहा हूँ कि अभी ये समझिए कि हम सभी एक जैसे कि कुआं रहता है, कभी कभी किसी ने बोला भी होगा, तो अभी सभी हम उसमें हैं। यहाँ से निकल के कॉलेज को आप तालाब मान लीजिए, और कंपटीशन में वर्ल्ड में आप चले गए तो मान लीजिए कि समुद्र में ही चले गए आप। कोटा कोचिंग के ऊपर भी एक OTT सीरीज बना है, किसी ने देखी है? ठीक है, कोई नहीं। तो अगर किसी ने देखा भी होगा या तो वह या कोटा कोई गया होगा आपके फैमिली में कोचिंग के लिए, इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम के लिए, तो वहां जब आप पहुंचेंगे तो जैसे अभी यहाँ बैठे हैं तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो, वहां इतना है कि स्टूडेंट की इतनी भीड़ है कि आप खो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कितने लोग हैं। तो वहां जाके आपको एक चीज तो पता चली जाएगी कि हम कंपटीशन कितने लोगों से कर रहे हैं। तो परिस्थितियां चैलेंजिंग है, आगे भी आएगी। आप जो एग्जाम देना चाहते हैं या जितने अटेम्प्ट में देना चाहते हैं, या आप मानते हैं कि नहीं मैं इसको एक अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, नहीं निकलेगा तो सोशल प्रेशर वापस बनता है, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, अरे बाहर गए हैं, कोचिंग भी करवाया, एग्जाम नहीं निकला, अब क्या करोगे, 3 साल से ये चल रहा है, क्या करोगे, ये सब चीजें रहेगी और ये जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए फोकस हमें क्या करना है, करते जाना है। आपको डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा और जो लक्ष्य आपने निर्धारित करा है उसके पीछे लगना ही पड़ेगा। लगे रहेंगे, टिके रहेंगे तो परिणाम मिलता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने सीखा भी है। एक एग्जाम दिया, नहीं निकला, दूसरा दिया, नहीं निकला, अब तो मोटा मोटा गिनती याद नहीं, पर मोटा मोटा मेरा मानना 40 एग्जाम दिए हैं और पहली नौकरी भी नहीं है। नौकरी भी शुरुआत में बहुत कम लोग स्विच कर पाते हैं। थोड़ा तो मेरा जिद मान लीजिए या थोड़ी मेरी किस्मत मान लीजिए कि मेरे को परिवार से फ्रीडम था कि कभी ये बाउंड्रीज नहीं रहा कि नहीं नौकरी नहीं छोड़ोगे। मैंने 4 से 5 नौकरी भी छोड़ के देखी, मतलब ये छोड़ दिया, दूसरा कर लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी बुरा था या कोई भी जॉब बुरा था। सब कंपनी अच्छा होता है, सब जॉब अच्छा होता है। आपको क्या चीज से सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपके क्या लक्ष्य है वो मायने रखता है। एग्जाम में जो सबसे बड़ी चीज डिफरेंस क्रिएट करेगी, जैसे मान लीजिए हमें मैथमेटिक्स में नॉर्मली टेबल्स, कोई बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि अभी हाईएस्ट नंबर का जिसका टेबल वो फ्लुएंटली बोल सके। 18, कोई 18 का टेबल सुना पाएगा? हम 12th क्लास में हैं, मेरे को लगता है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, खड़े होइए। चल रहा है।
अच्छा, देखिए अभी ये सवाल क्यों किया गया कि 18 का टेबल सुनाया जाए। अब इसको सोचिए, किसी को आता है तो कुछ फर्क गिरा, क्या किसी को नहीं आता है तो कुछ फर्क हुआ क्या? पर ये चीज आपके एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करेगी। जिसको नहीं आता है वो जो 3rd क्लास में हमने मैथमेटिक्स सीखा था, 18 मल्टीप्लाइड बाय 18, 8 64, 4 लिखा, 6 कैरी चढ़ाया, वो 18 गुणित 18 करने में 1.5 मिनट लगाएगा। जिसको टेबल याद है वो सीधा आंसर पे जाएगा। अब ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें एक टाइम लिमिट होगा। सक्सेस उसी को मिलेगी जो उस टाइम लिमिट के अंदर मैक्सिमम सही जवाब देगा। तो वहां पर फिर आपका कैलकुलेशन ऐसा, आप नॉर्मली ये देख लीजिए 2 घंटे में कुछ कुछ एग्जाम रहेंगे जहां 200 क्वेश्चन भी होंगे, तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट और 200 क्वेश्चन है आपका। तो आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है। अब मान लीजिए, आप रफली मान लीजिए कि आपको 50 सेकंड मिल रहा है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब 50 सेकंड में अगर पहला तो देखो, पेपर इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, कुछ एग्जाम केवल इंग्लिश में ही कंडक्ट होते हैं। अब 50 सेकंड में पहले तो आप उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं है तो 50 सेकंड में से ये मान लीजिए 30 सेकंड तो कम से कम आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने में ही चला जाएगा कि मुझे करना क्या है। आगे का तो छोड़ दीजिए कि उसको हल कैसे करना है और उत्तर तक कैसे जाना है। तो कंपटीशन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा मायने रखेगा वो है आपका स्पीड और एक्यूरेसी। कितना जल्दी कितना सही जवाब आप निकाल सकते हैं सवाल का, वो मायने रखेगा। ये आएगा कैसे? तैयारी करने से आएगा। और एक चीज अच्छी है आज के समय में कि YouTube अवेलेबल है और इंटरनेट अवेलेबल है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास मोबाइल नहीं है? मतलब स्कूल रूल मेरे को नहीं पता, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, आप बता दीजिए जिसके पास नहीं हो। अच्छा, पर्सनल नहीं मिला, ठीक है, चलिए। बट एक चीज थोड़ा हमें हैरान करता है कि घर पे तो है, पीछे के सेक्शन में हाथ ज्यादा खड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, घर पे भी अगर आपको मोबाइल अवेलेबल है तो मैं इस सवाल को ऐसे रखता हूं कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मोबाइल नहीं चलाता या दिन में बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेता और इंटरनेट का यूज नहीं करता? अब कोई भी नहीं। तो है ऐसा भी, ठीक है। कुछ सेक्शन है, मैं यही बोलूंगा बस। हाँ लगता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग विषय हो गया है। हाँ। ठीक है, चलिए मैं इंटरनेट और मोबाइल की बात क्यों कर रहा हूँ। यूट्यूब हम यूज़ करते हैं और वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, इवन इंटरनेट भी हम गूगल सर्च करते हैं। तो मेरा ये मानना है या मेरा ये कहना रहेगा कि आप इसको भी बेहतर के लिए यूज़ करिए। बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं जो आपको पढ़ाई में मदद कर सकती है। आप कोई बुक का ही कंसेप्ट उठा लीजिए, 11th-12th में मान लीजिए कोई थ्योरम दी हुई है, फिजिक्स की बर्नौली थ्योरम करके, हमें याद है अब हिंदी में क्या कहते थे। और अगर आपको सपोज करिए बुक पढ़ के या जो भी आपने स्कूल में सीखा उसके बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं आई, तो आप जाके गूगल में डालिए बर्नौली थ्योरम मीनिंग इन हिंदी या वीडियो लिख दीजिए, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। आप वो भी देख के समझिए, आपको एहसास होगा कि नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो ये एक मीडियम है, आपको कुछ भी समझना है, सीखना है, इंटरनेट का यूज करिए। जितने सवाल मन में आते हैं आसपास किसी को ज्यादा मत पूछिएगा, नहीं तो वो आपसे दूर हो जाएगा। आप इंटरनेट का यूज करिए, गूगल में पूछिए और बेसिक बेसिक चीजों से चालू करिए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आज ही पूछ लिया कि मिसाइल कैसे लॉन्च हो रहा है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप बेसिक भी अगर देखेंगे, अभी सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने, ये आपके ऊपर टीन शेड बना हुआ है,
अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए या बड़े बड़े जहाँ पे बड़ी लेंथ पे, यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है, लेंथ ज्यादा, ये स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा क्यों देखा? आपने किसी ने सवाल किया है? एक सीधी लाइन है, फिर ये ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ है, फिर आड़ी टेढ़ी लाइनें लगाई हुई है, पाइप्स को देखिए ऊपर ब्राउन कलर में, और ये पैटर्न आप देखिए रेलवे स्टेशन और सब जगह रहता है। ऐसा क्यों है? अरे इससे पानी तो बचेगा, वो तो चद्दर से बचेगा। ये स्ट्रक्चर क्यों बना है? इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का शेप ऐसा क्यों है? सर इससे जो हमारा स्ट्रक्चर जो भी हम बना रहे हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और उससे हमको स्टेबिलिटी मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बात वही है, ये चीज बहुत लोग देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो देख रहे हैं, बड़े बड़े हॉल में जा रहे हैं तो देख रहे हैं, सामाजिक कार्य के जो बड़े बड़े शेड्स बने हैं उसमें देख रहे हैं, मांगलिक भवन में देख रहे हैं। पर कितने लोगों ने सोचा, और मैं मानता हूँ जहाँ से जवाब आया वो 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट, नाइन्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो कुछ चीजें जो हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ये बेसिक्स है, पर उस टाइम पे किसी ने अगर पढ़ाई करा कि हाँ एक क्वेश्चन था चैप्टर में, हमने पढ़ा, आंसर दे दिया, पास हो गए, अगली क्लास में आ गए, तो वो भी एक ठीक है। पर किसी ने पढ़ के उसको समझा तो आज उसको समझ में आया कि ये क्यों बना रहे हैं। एक्चुअली जो वेट आता है इस शेप से वेट डिवाइड होता जाता है, बैलेंस होता है, पिलर पे जो कॉर्नर में है उस पे वेट जाके बहुत कम गिरता है। ये मान लो कि ऊपर 1 टन का वेट है तो शायद इसके कॉर्नर पे आते आते 10 किलो का ही वेट लग रहा होगा। उसकी थ्योरी है आगे चल के वेट डिवीजन का वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। इंटरेस्ट से कोई देखना चाहे तो वो भी यूट्यूब गूगल पे मिल जाएगा। तो शुरू से जो मेरा स्टार्टिंग था, सवाल पूछना, जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना, आप उस पर मेहनत करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, और यही चीज आगे जाके डिफरेंस क्रिएट करेगी। आपका जितना नॉलेज बढ़ेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिलेगा, पर आपका माइंड एक्टिवेट होगा। मोस्टली हम सोचते नहीं, हमारा माइंड उस लेवल पे एक्टिव नहीं होता है। अब आते हैं कि ये चीजें कहाँ मैटर करेगी। मोस्टली आप अगर कोई भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम को देखेंगे तो उसमें ब्रॉडली क्या एरियाज कवर होते हैं, अब उसकी तरफ बात कर लेते हैं थोड़ा। मैथमेटिक्स एक सेक्शन रहता है जिसको कॉमन लैंग्वेज में कंपटीशन एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उससे आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं, मीन्स मान लीजिए एक टोकरी में 12 आम थे, फिर 15 सेब थे, फिर इतने टमाटर थे, इतना इधर गिर गया, इतना फूट गया, उतना बचा, दूसरी टोकरी में डाल दिया तो आखिरी में इस टोकरी में कितना है। तो इसको लॉजिकल रीजनिंग में डाल देंगे कि आपका लॉजिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। तो एक सेक्शन हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो पूरा मैथमेटिक्स चेक करेगा। लॉजिकल रीजनिंग हो गया जहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को या स्टूडेंट्स को पसंद आएगा, जैसे हमारे टाइम पे, पुराना टाइम पे तो एक सीरीज चलता था तहकीकात करके, केस सॉल्व होते हैं। कभी किसी ने अभी नए में, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस केस बेस्ड बहुत सारी सीरीज चलती है, तो वो कैसे लॉजिकली केस को सॉल्व करते हैं, क्या इवेंट हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, एक चीज को पकड़ते हैं, दूसरे पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे को जाते हैं। तो लॉजिक मतलब वो डिपेंडेंसी रहता है कि ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा है तो ऐसा होने से क्या होगा। लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आता है, बहुत बार आधा पैराग्राफ का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद में फिर आपको डिकोड करना है एक एक सेंटेंस को। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट या एक व्यक्ति 7 दिन सप्ताह में क्या क्या एक्सरसाइज करता है और किस दिन क्या क्या करेगा। सपोज करो सोमवार को वो मंदिर जाएगा, ट्यूसडे को वो बास्केटबॉल खेलने जाता है, वेडनेसडे को वो पढ़ाई करने जा रहा है, और अलग अलग टाइम दिया रहेगा। फिर बोल देगा कि इसका मैपिंग उस ग्रीन कलर से है, फिर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड पूरा क्वेश्चन बना देंगे। तो बात फिर वापस आएगी, पहले आपको समझना है, फिर आप उसको डिकोड करेंगे, मे बी टेबुलर फॉर्म से डिकोड करेंगे या कुछ ज्योमेट्री मीन से करेंगे, सर्कुलर बना के कि ये बॉक्स में ये दिन चला गया, उसमें चला गया। तो वहां पे आपका लॉजिकल टेस्ट होगा। क्वांटिटेटिव हो गया, लॉजिकल हो गया। इंग्लिश डेफिनेटली सभी में रहेगा, और इंग्लिश में मेरा ये मानना है
ग्रामर भी हम पढ़ रहे हैं, आपको बुक्स मिल जाएगी, सब कुछ है। बट जब तक एप्लीकेशन नहीं करेंगे आप, तब तक इंग्लिश आपको रिजल्ट नहीं देगा। एप्लीकेशन से मेरा ये बोलना है, दो चीज हो गई। एक तो कि हम कितना फ्लुएंटली बोल सकते हैं, सेकंड थिंग हो गई कि कोई सामने वाला बोल रहा है तो हम उसको कितना बेहतर समझ सकते हैं, वो कहना क्या चाहता है। सुनना एक चीज होगी, समझना दूसरी चीज होगी। तो हम कितना बेहतर समझ सकते हैं वो मायने रखता है। तीसरी चीज हो गई कि इंग्लिश टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको डिकोड करना। उसके लिए इंग्लिश का मेरे हिसाब से कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर हमारा बैकग्राउंड इंग्लिश फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है जहाँ पे कॉमनली इंग्लिश बोली जाती है। इसके दो तीन तरीके हैं कि बस आप इंग्लिश पढ़िए, चाहे न्यूज़पेपर मिलता है तो पढ़िए, बुक मिलती है तो पढ़िए, और डेफिनेटली अपनी स्कूल की अपनी क्लास की बुक मत पढ़िए, किसी और की पढ़िए, क्योंकि अपने वाले में तो आपको बहुत पहले से पता है कि इसमें चैप्टर में क्या लिखना है। मतलब कहने का मतलब इंग्लिश आर्टिकल आपको कहीं पे भी मिल जाए, न्यूज़पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इंटरनेट पे कोई भी आर्टिकल मिल जाए, आपके इंटरेस्ट की न्यूज़ पढ़िए। क्रिकेट में इंटरेस्ट है किसी को तो क्रिकेट की कमेंट्री पढ़िए, या नेक्स्ट डे न्यूज़ आती है तो उसको इंग्लिश में पढ़िए। किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो पॉलिटिक्स न्यूज़ पढ़िए, आप इंग्लिश में पढ़िए। फिर देखिए आप कितना समझ पाए हैं, उसके बाद में उसको कॉपी पेस्ट करिए, गूगल में इंग्लिश टू हिंदी भी मिल जाएगा, वहां पेस्ट करके हिंदी पढ़ लीजिए आप, तो आपको क्लैरिटी होगा कि कितना गैप है। इंग्लिश जितना बोलेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे और जितना रीडिंग करेंगे, उसी से बेटर होगा। मेरे को इसके अलावा कोई शॉर्टकट उसमें नहीं दिख रहा है। तो ये आपको अभी से तैयार करना होगा। 2 साल या ग्रेजुएशन आपका टाइम है, तब तक आप कवर अप कर सकते हैं। नहीं तो कंपटीशन में आपको इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम निकालने तक तो आप मैनेज कर लेंगे, बट एक जगह बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी जो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, वो है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। उस पे आएंगे कि ये दोनों में क्या रहेगा वैसा करके। तो इंग्लिश को आप पैरेलली अभी से मेहनत करना चालू करिए। तीसरा, एक थोड़ा अपने आसपास की चीजों को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि इंटरव्यू में जाएंगे बेसिक सा क्वेश्चन होगा, या आप कभी कहीं पे भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं या किसी से मुलाकात भी करते हैं तो बेसिक सा एक दूसरे को जानने के बाद में 1-2 सवाल बेसिक पूछते हैं, क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ तक तो बेसिक हो गया। इसके बाद में कोई अगर आप में ज़्यादा इंटरेस्ट या कोई टॉपिक पे डिस्कशन होता है तो पूछ लेंगे मंदसौर का क्या फेमस है। मतलब इंटरव्यू में HR क्वेश्चंस भी होते हैं। HR क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट करता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है और आप ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, या आप टीम प्लेयर है या नहीं है। बहुत बार कुछ लोग अकेले खेलने में बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट में देखेंगे तो कुछ बैट्समैन मिल जाएंगे जिनका रिकॉर्ड बहुत बहुत बेहतरीन है, पर जब टीम को जरूरत लगी तब उन्होंने परफॉर्म नहीं करा। तो आज के समय में कहीं पे भी कोई भी कंपनी, कोई भी जॉब हो, वो अच्छे लोग तो चाहते हैं, पर मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं लेना चाहेगा जो टीम प्लेयर ना हो। क्योंकि कोई भी अकेला आदमी कहीं पे भी जाए, किसी भी एरिया में जाए, किसी भी सेक्टर में जाए, उसके भरोसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। आपको एज ए टीम प्लेयर काम करना भी पड़ेगा, दूसरों को साथ लेकर भी चलना पड़ेगा, दूसरों की बात को भी महत्व देना पड़ेगा। तो आपको आपस में सामंजस्य बिठाने वाली चीजें भी सीखना पड़ेगा। आप सभी लोग अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बड़े बड़े इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है कि आपकी 3 कमियां बताइए। अब आज के समय में कौन कमियां बताता है, और किसी को पता होती तब भी नहीं बताता है। बट अब आपकी जॉब दाव पे है, सिलेक्शन आपका दाव पे है। अब सवाल तो उन्होंने पूछ दिया कि कमियां बताइए, तो कैसे बताओगे? इसके जवाब भी मिलेंगे, और वास्तव में कोई कमी भी है तो उसको एक्सेप्ट करना पहली शुरुआत है। उसके साथ में आप जवाब में बता सकते हैं कि मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी है और इसको सुधारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ
और इतना करने से इतने सालों में मैंने ये इम्प्रूवमेंट देखा है। ये बहुत ऑनेस्ट और एक्सेप्टेबल आंसर है, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोस्ट पे हो, परफेक्ट कोई नहीं, सभी में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, चाहे वो एज में 50 का हो, 8 का हो, 30 का हो। तो मायने ये नहीं रखता कि हम किस बड़े लेवल पर हैं या कितने परफेक्ट हैं। कोई कमी है एक्सेप्ट करना, उसको मेहनत करना, आगे बढ़ना, वो मायने रखता है। तीसरा, जनरल नॉलेज भी कुछ एग्जाम में टेस्ट होता है, पर जनरल नॉलेज अभी इतना वेटेज नहीं है, बट डेफिनेटली करंट अफेयर्स जरूर रहेगा। ठीक है, एग्जाम को रिलेटेड आपके तैयारी के लिए कहाँ से मटेरियल मिलेगा? मंसूर में भी मेरे को एग्जैक्टली बुक्स डिपो पता नहीं है, बट यहाँ पे भी बड़े बुक सेंटर्स होंगे जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम्स की बुक्स मिलती होगी। और कंपटीशन एग्जाम्स की भी डिफरेंट बड़े पब्लिशर्स हैं। पुराने समय पे एक एस चांद करके भी आता था, और आज के समय में भी आप पूछेंगे तो वो शॉप वाला भी बता देगा, या आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई बड़े भैया दीदी वगैरह कोई इस लाइन में जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। कुछ चीज़ें आप ले लीजिए, तो वो तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको ट्रिक्स मिल जाएगी, जैसे मैंने अपने समय पे यूज़ किया था, बीएससी करके एक पब्लिकेशन चलता है, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल्स। इसकी डिफरेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक भी आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है। क्वांटिटेटिव बुक इसका एम टायरा राइटर है, उनकी काफ़ी फेमस बुक है। उसमें आपको ट्रिक्स बताएंगे, 45 बाय मल्टीप्लाइड बाय 45 स्क्वायर करने के लिए ट्रिक्स बताई जाएगी। आप 30 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको एग्जाम में टाइम सेव करेगी। लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आप करना चालू करेंगे, और इसका क्लास से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लॉजिक आप किसी भी लेवल पे डेवलप कर सकते हैं, तो आप ये धीरे धीरे क्वेश्चन आउट ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। मज़ा आएगा अगर आप इसको एंजॉय करेंगे तो। इंग्लिश रीडिंग आप पैरेलल में तैयारी करिए। जनरल अवेयरनेस की बुक्स भी मिलती है, बट आप न्यूज़पेपर से चीज़ें कनेक्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ भी आपको बेहतर मिल जाएगा। इसके बाद में आएगा, अगर आपके कंपटीशन एग्जाम का पैटर्न अगर देखेंगे तो पहले नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, जिसमें क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन आंसर दिए रहेंगे 4 या 5, बट स्टिल वो आंसर भी करेक्ट टिक करने के लिए हमें कैलकुलेशन लगाना होगा। कुछ एग्जाम में रॉन्ग आंसर देने पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर एक सपोज करिए हर क्वेश्चन पे सही करने पे अगर आपको 2 नंबर मिल रहा है, तो हो सकता है गलत आंसर टिक करने पे आपके 0.5 मार्क्स काटे भी जाए। तो इसीलिए अगर आप एक्यूरेसी सही सवाल लगाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर तुक्का लगाएंगे कि चलिए ठीक है, सबको जो मन में आया, क्या बोलते थे पुराना, अक्कड़ बक्कड़ बम पे जैसा करना वैसा लगा दिया, तो नेगेटिव मार्किंग में हो सकता है कि आपका स्कोर 1 नंबर भी ना आए, -2 भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी स्पीड वापस मायने रखेगी वहां पे। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद में मेंस नाम से भी एग्जाम होता है, जिसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, सब्जेक्ट एनालिसिस रहेगा। दोनों क्लियर होने के बाद में फिर वापस लिस्ट बनेगी, टॉप कैंडिडेट चूज करे जाते हैं। नॉर्मली सपोज करिए अगर किसी वैकेंसी में सपोज करिए 100 कैंडिडेट के लिए जॉब अवेलेबल है, तो वो केवल 1:3 का रेशो, जो भी कंपनी पॉलिसी रहेगी, या गवर्नमेंट एग्जाम है तो गवर्नमेंट का भी अपना एक पॉलिसी रहेगा कि कितने कैंडिडेट को फिल्टर आउट करना है। वहाँ पे मायने ये नहीं रखेगा कि आप 80% लाए हैं तो 80% तो हो जाएगा, या 90% लाए हैं तो हो जाएगा। अगर उनको 100 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं फाइनली, तो हो सकता है कि वो ग्रुप डिस्कशन के लिए 1:5 में बुलाए। मतलब अगर 100 सिलेक्शन करना है 100 लोगों का, तो 500 लोगों को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाए। और फिर इसके बाद में क्राइटेरिया हो कि इन ग्रुप डिस्कशन में 500 लोग आए तो टॉप के 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, और फिर 300 लोगों में से केवल 100 को ही सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे कौन किससे सबसे बेटर है वो मायने रखेगा। आपने एब्सोल्यूट टर्म्स में कितने स्कोर किया है वो मायने नहीं रखेगा। तो सबसे बेहतर बनना होगा, तभी आप आगे आ पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन में कोई टॉपिक दे दिया जाएगा जिसपे सभी को, या तो सिक्वेंशियली रहेगा तो कि सभी 2-2 मिनट बताएं अपने विचार क्या है, वो हो सकता है,
या फिर ये बोल दिया जाए कि फोरम ओपन है, जिसको बोलना है बोले। जो बच्चे शाय हैं, सोचेंगे कि कोई मुझे मौका देगा बोलने का, उनको मौका भी नहीं मिलेगा और ग्रुप डिस्कशन का 15 मिनट का सेशन खत्म हो जाएगा। और जो नहीं बोल पाए वो वैसे भी रेस से बाहर हो गए। वहां ऐसा भी हो सकता है कि आपको मौका चुराना पड़े, आपको कूदना पड़े कि अब मैं बोलूंगा, अब मेरी बात सुनी जाए। ग्रुप डिस्कशन में मुद्दे या टॉपिक जो दिए जाते हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक दिए जाते हैं या बहुत वेग टॉपिक दिए जाते हैं। जैसे सपोज करिए एक टॉपिक आपको दे दिया कि कौन सा कलर बेटर है, ब्लैक और व्हाइट। देखिए दोनों ही कलर बेहतर है, दोनों ही कलर बेहतर है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक कलर दूसरे से बेहतर है तो क्यों बेहतर है, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। कोई एक किसी से कम बेहतर है तो भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। बाकी मोटा मोटा ये मानना है, हो गया बस 2 मिनट बस आज का हो गया वैसे, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन तक हम पहुंच गए हैं। मोटा मोटा यही मानना है कि एक कोई सा भी स्टैंड सही या गलत नहीं होता है। बहुत बार हम भी जजमेंटल हो जाते हैं, चीजों को लोग लेकर बोल देते कि नहीं नहीं ये बच्चा तो पूरा ही खराब है या पूरा ही गलत है और ये बिल्कुल ही सही है। ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ भी डिसीजन या किसी मुद्दे तक आप पहुंच रहे हैं कि ये सही है या ये गलत है, तो आपके पास उसका रीजनिंग होना चाहिए। या फिर आप मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि अगर ये ब्लैक सही है या बेटर कलर है तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा बच्चा बोल देगा नहीं नहीं ब्लैक तो इसलिए सही नहीं है क्योंकि उस सब में अंधेरा हो जाता है, और काफी चीजें जोड़ सकता है कि अंधेरा किसका प्रतीक है वगैरह वगैरह। तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, वापस जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ब्लैक व्हाइट से बेटर कैसा है। तो सारी चीजें घूम फिर के आ जाएगी कि आप कितना सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, बातों को कैसे रखते हैं। आगे इंटरव्यू में जाएंगे तो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। हो सकता है पैनल बैठी हो 3-4 लोगों की और आप अकेले कैंडिडेट हो फेस करने के लिए। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस भी टेस्ट होगा, किस रोल के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है उस जॉब प्रोफाइल से भी टेस्ट किया जाएगा। आप टीम प्लेयर है या नहीं है वो भी टेस्ट किया जाएगा। इंग्लिश किस लेवल की है वो भी चेक किया जाएगा। प्रेशर में आप कैसे बिहेव करते हैं वो भी टेस्ट किया जाएगा। और इसके भी तरीके हैं सवाल पूछने के। सीधा पूछ लिया जाएगा कि आप जो शर्ट पहन के आए हैं ये कलर तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं आपको सेलेक्ट ही क्यों करूं। कुछ भी हो सकता है, या ऐसे ही आउटराइट बोल दे कि नहीं मेरे को तो मंदसौर शहर पसंद ही नहीं है जहां से आप आते हैं। एक बार मैं गया था, किसी ने मेरा वॉलेट ही चुरा लिया। अब आपको ये लग रहा है कि मैं तो सिलेक्शन के लिए आया हूँ, मैंने बताया मंदसौर और सामने वाले ने तो बोल दिया उसको पसंद नहीं है। तो उसने कहने का मतलब मैं मंदसौर का हूँ तो उसने बोल दिया कि उसको मैं भी पसंद नहीं हूँ। अब मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। तो बहुत बार आपका जवाब क्या है वो मायने नहीं रखता, पर आप उस परिस्थिति को कैसे हैंडल किए हैं, जवाब कैसे दे रहे हैं वो मायने रखता है। तो अभी भी मेरा यही कहना है कि ओवरऑल पूरा सेशन में यही कंक्लूड करूंगा कि ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है जो मैं यहां से बता दूं कि आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, ये बुक्स पढ़ लीजिए, इतना घंटे पढ़ लीजिए, इसकी कोचिंग लगा लीजिए और आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके आप ये जॉब पा लेंगे। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। हर चीज हर लेवल की आपको तैयारी करना पड़ेगा। कंपटीशन ज्यादा है, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और तैयार पूरे लेवल पे करना पड़ेगा। जो एक वर्ड आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप कैसे दिखते हैं, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, नीट एंड क्लीन रहते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कपड़े महंगे हों, बट कपड़े जो भी हों साफ सुथरे हों, वेल ड्रेस्ड हो। आप बात कैसे करते हैं, सामने वाले के बातों का जवाब कैसे देते हैं, आपका टीम में बिहेवियर कैसा है, प्रेशर हैंडलिंग कैसा है, ये सारी चीजें मायने रखेगी और इसके लिए आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।
आदरणीय पाटीदार जी ने आपको प्रारंभ से लगाकर सिलेक्शन तक की पूरी स्टेप बताई। मुझे लगता है कभी 9th वालों को थोड़ा बोरियत लगा होगा शायद, वो तो और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे लेकिन 10th 11th 12th तो अच्छे से सुन रहे थे। ठीक है, कई चीजें आपने पहली बार सुनी होगी, सर ने बहुत सामान्य तरीके से बताया आपको, और कहीं छुपी हुई नहीं है सफलता। सफलता आपके आसपास ही घूम रही है, बस आप जागरूक रहेंगे और अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? तो हम 3 प्रश्न के लिए अवसर दे रहे हैं, 3 बच्चे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो आभार प्रदर्शन करें। सुप्रभात, मैं सुरभि शर्मा, करियर गाइडेंस की प्रभारी, समस्त विद्यालय परिवार की ओर से एवं सभी विद्यार्थियों की ओर से आदरणीय पाटीदार सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय विद्यार्थियों को दिया। हमारे एक बार उनसे आग्रह करने पर वह हमें यहाँ पे विद्यार्थियों को इतने अच्छे तरीके से गाइडेंस देने के लिए विद्यालय में प्रस्तुत हुए और आप लोगों से एकदम एज अ फैमिलियर वे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइडेंस दिया, आप लोगों से एक चर्चा करके एक अपना कनेक्शन बनाया। मैं हृदय से एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। में भी जब भी हमारे स्टूडेंट्स को पार्टिकुलरली 11th 12th स्टूडेंट्स या 12th स्टूडेंट्स जिनको अगर आगे जो विशेषकर जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर उनको कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो आप अपना मूल्य समय एक बार फिर से हमें प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर।